So, gentlemen, welcome back for the second session for training number 2 for certificate in occupational safety and health कोर्स। तो अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। बिफोर दैट हमने जो हैजर्ड की नेचर है उसको अंडरस्टैंड किया कि हैजर्ड को डिफाइन कैसे किया जाता है और उससे किस किस्म का हार्म काज होता है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसकी वजह से हम उस हैजर्ड को पहचानने के काबिल हो जाते हैं। अब उससे मजीद आगे हम बढ़ते हैं कि उन जो डिफरेंट हैजरियस एक्टिविटीज होती हैं या डिफरेंट टाइप्स की जो हैजर्ड होती हैं इनको डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, उनको तकसीम किया जाता है, उनको ताकि आप स्पेसिफिक उससे रिलेटेड कंट्रोल मेजर्स जो हैं वो अप्लाई कर सकें। इनकी नेचर को समझना, इनके और इनकी जो कैटेगरीज हैं इनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए कि जब आप कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करते हैं, जब आपने कंट्रोल्स मेजर्स लगाने होते हैं तो उसमें फिर आपने ये सारी चीज़ें जहन में रख के कंट्रोल मेजर्स, मसलन अगर कोई फिजिकल हैजर्ड है तो उसके ऊपर केमिकल से रिलेटेड हैजर्ड कंट्रोल मेजर आप अप्लाई नहीं करेंगे ना। इसी तरह अगर कोई बायोलॉजिकल पैथोजन है तो उस तरह का अगर हैजर्ड है तो उसके ऊपर आप कोई अर्गोनॉमिक्स से रिलेटेड कंट्रोल मेजर तो वहां पे अप्लाई नहीं ना करेंगे। मसलन अगर लोगों को जो है वो कोई वायरस से इन्फेक्शन हो रहा है तो आप उनको हेलमेट पहना दें कि जी वर्क एट हाइट की एक्टिविटी या फिजिकल हैजर्ड हो सकता है, तो इस तरह तो वो काम नहीं करेगा आपका वो कंट्रोल मेजर्स। ठीक है ना। तो इसलिए कंट्रोल मेजर्स को इफेक्टिवली अप्लाई करने के लिए ये जरूरी होता है कि आप उनकी क्लासिफिकेशन को भी अंडरस्टैंड करें। तो जनरली जो हमारे हैजर्ड्स होते हैं इनको हम ये जो 6 मेन कैटेगरीज हैं इनके अंदर हम डिवाइड करते हैं। इसके अलावा भी कैटेगरीज मौजूद हैं, लेकिन मेनली इसी में फॉल करते हैं हमारे हैजर्ड्स। तो हर हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल को ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि वो कौन सी कैटेगरीज हैं जिनके अंदर ये हैजर्ड्स जो है उनको हम क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 फिजिकल हैजर्ड्स है, नंबर 2 केमिकल हैजर्ड्स, नंबर 3 बायोलॉजिकल हैजर्ड्स, अर्गोनॉमिक्स, साइकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल हैजर्ड्स। फिजिकल हैजर्ड्स में वो तमाम हैजर्ड जिनकी वजह से कोई आपको फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। मसलन कोई इंजरी हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, कोई चोट लग गई है, कहीं पे गिर गए हैं, वॉकिंग वॉकिंग सर्फेसिस है उसके जरिए फिजिकल हैजर्ड क्रिएट होते हैं। कहीं फॉल हो गया है, गिर गए हैं, कोई आपकी हड्डी टूट गई है खुदा ना खास्ता, तो ये इस तरह के जो हैजर्ड होते हैं। वाइब्रेशन है, ये आपके वाइब्रेशन भी एक फिजिकल हैजर्ड है जो आपकी बॉडी के ऊपर किसी दूसरी किस्म की सिम्टम्स क्रिएट करता है। तो ये इस टाइप के जो हैजर्ड होते हैं इनको हम फिजिकल कैटेगरी के अंदर प्लेस करते हैं, ताकि हम फिर जब हम आइडेंटिफाई कर लें हैजर्ड का सोर्स क्या है, किस कैटेगरी से वो तल्लुक रखता है, तो फिर हम उसके मुताबिक उसका कंट्रोल मेजर जो है उसको हम वहाँ पे प्लेस करते हैं। केमिकल हैजर्ड्स में डिफरेंट किस्म की जो केमिकल्स हैं, हैजर्डियस सब्सटेंसेस हैं, जिनको हम ओशा के अंदर भी बड़ी डिटेल से डिस्कस करके आए हैं। ठीक है, जो डिफरेंट किस्म की हैजर्डियस एक्टिविटी क्रिएट करते हैं, जैसे कोई डिफरेंट किस्म की एसिड्स हैं, बेसिस हैं, गैसेस हैं, लिक्विड्स हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी हैजर्ड्स होते हैं इनको हम केमिकल की कैटेगरी के अंदर प्लेस करते हैं। ठीक है ना। इसी तरह जो बायोलॉजिकल हैजर्ड्स होते हैं जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई, इस टाइप के जो हैजर्ड्स होते हैं इनको हम बायोलॉजिकल हैजर्ड, क्योंकि जब आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड्स करते हैं तो फिर आप असेसमेंट के अंदर उनको प्रॉपर उसकी कैटेगरी के अंदर लिखते हैं। ठीक है ना। अगर आपको उसकी कैटेगरी का पता ना हो, उसकी एक्चुअल सोर्स का पता ना हो, तो अगेन फिर मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि आप उसका कंट्रोल मेजर प्रॉपर तरीके से प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है ना। अर्गोनॉमिक्स हैजर्ड्स जो आपके वर्क स्टेशन से रिलेटेड जितने भी हैजर्ड्स हैं, मतलब आपकी बॉडी की फिटनेस, आपके टूल्स की जो मतलब पोजिशनिंग है, इक्विपमेंट का इस्तेमाल है, रेपिटेटिव मोशंस हैं। ठीक है, और इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं इनको हम अर्गोनॉमिक्स, और अर्गोनॉमिक्स बहुत बड़ी बायोलॉजिकल समवट
रिलेटेबल। अच्छा, इसमें बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल किया आपने हैदर अली हैदर। बेसिकली जरूरी नहीं होता कि एक हैजर्ड सिर्फ एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर ही फॉल करे। सम टाइम एक होता है, एक हैजर्ड एक से ज्यादा कैटेगरी के अंदर भी फॉल करता है। मिसाल के तौर पे जो नॉइज है, अब ये नॉइज जो है ये फिजिकल हैजर्ड भी है और साथ साथ ये हेल्थ हैजर्ड भी है। यानी इसको बायोलॉजिकल हैजर्ड में भी हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह कुछ हैजर्ड ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक उस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो एक से ज्यादा कैटेगरीज के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनको क्लासिफाई करना बहुत जरूरी होता है। अगर फर्ज करो एक हैजर्ड एक से ज्यादा कैटेगरीज के अंदर फॉल करता है तो भी उसको उसकी कैटेगरीज को मतलब है कि नोट करना जरूरी है। मसलन अगर एक वाइब्रेशन है, अब वाइब्रेशन एक फिजिकल हैजर्ड है, साथ साथ एक हेल्थ हैजर्ड भी है। तो वहां पे हम ये मेंशन करेंगे कि इसकी कैटेगरी जो है ये फिजिकल भी है और हेल्थ हैजर्ड भी है, ठीक है ना। इसी तरह साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स है, ठीक है ना। साइकोलॉजिकल जो आपकी जो मेंटल वेल, मसलन आपकी जो ज़हनी सेहत होती है उससे रिलेटेड है। मतलब मिसाल के तौर पे आपके जो वर्क एक्टिविटीज हो रही होती है आपकी कंपनी में, उसमें बाज़ वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, काम का प्रेशर है, आपके मैनेजर ने आपको सख्ती से कह दिया जी कि ये काम आपने आज शाम तक मुकम्मल करना है, आप रात तक ये आपने मुकम्मल करना है, इतना टाइम है आपके पास, इस शिफ्ट के अंदर आपने, मतलब जो टारगेट बेस्ड प्रेशर होता है जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है ना। ये साइकोलॉजिकल हैजर्ड होता है और ये अक्सर आपने देखा होगा हमारे, हाँ, इस तरह की सिचुएशन बहुत होती है। या फिर जो एफर्ट और रिवार्ड जो का एक मॉडल है जिसमें स्ट्रेस हो जाता है, वो क्या होता है कि आप एफर्ट ज्यादा करते हैं, आपको रिवार्ड कम मिलता है। आप बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी एफर्ट करते हैं अपनी कंपनी के अंदर, बड़ा टफ काम करते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट जो आपको सैलरी मिल रही है वो कम है। कम से मुराद ये है कि उससे आपकी जरूरियात पूरी नहीं हो रही, उससे भी एक साइकोलॉजिकल हैजर्ड जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं वो जनरेट होता है। और फिर उसकी सिम्टम्स आती हैं, जब आपको स्ट्रेस आता है ना तो उसके कुछ अलामात होती हैं, सिम्टम्स होती हैं। मसलन आपकी नींद जो है वो कम हो जाती है, मिसाल के तौर पे आप चिड़चिड़ापन आ जाता है आपके अंदर, मिसाल के तौर पे आप झगड़ा शुरू कर देते हैं लोगों के साथ, या आप खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। मतलब मल्टीपल उसकी सिम्टम्स होती हैं जिसको हम कहते हैं ना कि निशानियां होती हैं कि आपको ये स्ट्रेस की सिचुएशन में से आप गुजर रहे हैं। तो उस सूरत में अगर आप उसको एट दैट टाइम आइडेंटिफाई ना करें और उसको रिजॉल्व ना करें, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अक्सर आपने देखा है कि लोगों को इतनी सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको ब्रेन हैमरेज हो जाती है, ठीक है ना, लोगों की डेथ्स हो जाती हैं। खासकर हमारे जैसे कंट्रीज के अंदर तो ये अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा होता है। यूरोप वगैरह में जहाँ पे कवानीन सख्त हैं वहाँ पे तो फौरी तौर पे अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो वहाँ पे जो कंसल्टेंट्स होते हैं, जो मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं, जो हेल्थ फिजिशियंस होते हैं, वो फौरी तौर पे कंसल्टेशन शुरू कर देते हैं, काउंसलिंग शुरू कर देते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन करके उनका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। और जो भी उनको मतलब वहाँ पे वो सजेस्ट करते हैं उनका ट्रीटमेंट, उनका कंट्रोल मेजर, वो फिर कंपनी को मानना पड़ता है, क्योंकि लॉ है वहाँ पे, कानून है। तो इसी तरह जो इन्वायरमेंट, हम ऐसे ऐसे जो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है, मिसाल के तौर पे कोई गैस लीक हो गई है, हमारे इन्वायरमेंट को उसने डैमेज कर दिया, हवा में जो ऑक्सीजन का लेवल है उसको कम कर दिया है, दूसरे और किस्म की गैसेज जो हैं वो, we must be proactive while dealing with HSE. Yes, yes, this is what I am trying to make you learn that proactive. अब जो over the period of time जो thinking में changes हुई है वो यही हुई है। पहले क्या होता था, शुरू में सेफ्टी को रिएक्टिव कहा जाता था। रिएक्टिव मीन्स कि जब कोई हादसा हो जाता था ना तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करके फिर उससे अगले हादसे से बचने के लिए कंट्रोल मेजर्स अप्लाई किए जाते थे। लेकिन अब जो दौर है, अब जो ट्रेंड है वो है प्रिवेंशन का। यानी आप जो है वो हादसा होने से पहले उसको बचाएं। क्योंकि अब देखिए ना, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को आप देखिए, क्या आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स में किसी हादसे को आप अफोर्ड कर सकते हैं? मतलब खुदा ना खास्ता एक एटम बम फट जाए किसी इंसिडेंट की वजह से, तो कितनी बड़ी तबाही ला सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे अगर आप रिएक्टिव अप्रोच अपनाएंगे ना तो फिर दुनिया तबाह हो सकती है उससे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको प्रोएक्टिव होना पड़ता है। जहाज उड़ रहे हैं आपके, बड़ी बड़ी मशीन है, आप देख रहे हैं मशीन होती है ना हवा के अंदर, अगर यहाँ पे आप रिएक्टिव अप्रोच अपनाएं जी कि पहले जहाज हादसा का शिकार हो जाए
फिर हमें पता चले ये किस वजह से हुआ है, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो फिर हम अगले जहाज के मॉडल में इसकी बेहतरी लाएंगे। वो भी होता है साथ, कोई हादसा तो हो भी जाते हैं, इसीलिए तो कहने का मकसद ये होता है कि ये दोनों चीजें साइड बाई साइड चलती हैं, लेकिन जो इनको हादसा से बचाने का सबसे बेस्ट वे है वो है प्रोएक्टिव होना, मतलब प्रिवेंट करना हादसे से पहले, उसके मुख्तलिफ सिनेरियोज को अंडरस्टैंड करना कि किस तरह का हादसा हो सकता है, क्या इसमें हवा का इतना प्रेशर हो गया है तो क्या हो जाएगा, अगर बादल हो तो क्या हो सकता है, इस तरह के जो सिनेरियोज होते हैं ना, उनके एनालिसिस किए जाते हैं, और उसके बाद फिर उसके कंट्रोल मेजर्स अप्लाई किए जाते हैं ताकि हादसे की नौबत ना आए। इसको कहते हैं प्रोएक्टिव होना। तो इसी तरह हेल्थ एंड सेफ्टी के जो लोग होते हैं उनको भी प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाने की जरूरत होती है हमेशा। तो प्रोएक्टिव अप्रोच आप कैसे अपना सकते हैं? नंबर एक तो आपको अच्छे तरीके से इसका नॉलेज हो, ठीक है। आपको ये अंदाजा हो कि यार ये हैजर्ड बेसिकली नेचर क्या है, सोर्स क्या है इसका, किस कैटेगरी का है, ठीक है ना। तभी आप एक सीक्वेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन के साथ उसकी असेसमेंट कर सकेंगे ना। अगर वो रिस्क जनरेट हुआ है और हादसा हो गया, डेफिनेटली जब एक हैजर्ड रिस्क बना है तभी हादसा हुआ है ना, मतलब उसकी उसके अंदर लाइक्लीहुड भी आई है, उसके अंदर सिविरिटी भी आई है। सिविरिटी इटसेल्फ, हादसा जो हुआ है वो सिविरिटी ही है, मतलब किस नेचर का नुकसान हुआ है, किस लेवल का नुकसान होता है, उसको हम सिविरिटी कहते हैं या कॉन्सिक्वेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो कैटेगराइज करना हैजर्ड को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जरूरी नहीं होता कि एक हैजर्ड सिर्फ एक ही कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा हो। समटाइम एक हैजर्ड एक से ज्यादा कैटेगरीज के अंदर फॉल कर रहा होता है। अब यहाँ पे मैंने फायर की कैटेगरी को शामिल नहीं किया, इलेक्ट्रिसिटी की कैटेगरी को शामिल नहीं किया, क्योंकि वो फिजिकल हैजर्ड के अंदर कवर हो जाती हैं। लेकिन अब जो एडवांस जो नॉलेज है उसके मुताबिक वो इंडिपेंडेंट कैटेगरीज बन चुकी हैं। फायर जो है वो एक कंप्लीट कैटेगरी ऑफ दी हैजर्ड बन चुकी है। यानी फायर के अंदर मल्टीपल किस्म की ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं, हैजर्डियस सिचुएशन हो सकती हैं जो कि नुकसान भी हो सकती हैं। मसलन फायर जो है वो सिर्फ जलाती ही नहीं है, फायर के थ्रू स्मोक भी पैदा होता है, और स्मोक जो होता है उसके अंदर गैसेज होती हैं, और वो गैसेज जब इनहेल करते हैं आपका सांस लेने का मैकेनिज्म काम करना छोड़ देते हैं। तो फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग में इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि फायर की केमिस्ट्री क्या होती है, और किस तरह वो जो आग होती है, जो हीट होती है उसकी, उससे ज्यादा नुकसानात उसके जो मतलब स्मोक से होते हैं, जो कि आपको आपका दम घुट जाता है जिसमें, या आपकी विजिबिलिटी वीक हो जाती है जब डार्क स्मोक होता है, तो उसमें ज्यादा डेथ्स होती है इन कंपेयर टू जलने से भी होती है, लेकिन जलने से ज्यादा जो है सफोकेशन से डेथ्स होती है। तो वो अलग से एक कैटेगरी बन चुकी है। इस तरह इलेक्ट्रिकल जो हैजर्ड्स हैं ये अलग से एक कैटेगरी बन चुकी है। इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स भी मल्टीपल किस्म की होती हैं। मतलब उसमें डिफरेंट किस्म की ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं, कोई ऐसे टूल्स यूज कर रहे हैं, जैसे हमने जो हैंड टूल्स और पोर्टेबल टूल्स का पढ़ा था उषा के अंदर, ठीक है। उसमें हमने बताया था कि वो जो इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स हैं उनके अंदर ये भी वन ऑफ द रीजंस हैं जो कि उनके अंदर हादसा का बायस बन सकते हैं, ठीक है ना। तो जब आप उसकी कैटेगरी को आइडेंटिफाई करने के काबिल हो जाएंगे, उसको क्लासिफाई करने के काबिल हो जाएंगे, तब अगेन आई से कि मतलब आप प्रॉपर उसकी आइडेंटिफिकेशन करके आप उसका फिर जब अगला प्रोसेस आप करेंगे जिसको हम रिस्क असेसमेंट कहते हैं या रिस्क कैलकुलेशन कहते हैं, तो आप फिर उसके अप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर्स भी इफेक्टिव तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जी आगे चलते हैं जी। अब यहाँ पे फिजिकल हैजर्ड्स की मैंने आपको डिटेल से ब्रीफिंग दे दी मेरा ख्याल है। अब मैं ये चाहूंगा कि आप लोग भी कुछ पार्टिसिपेट करें। तो आपकी जेन में क्या क्या फिजिकल हैजर्ड जो है वो आ सकते हैं? जी चलें, कौन है अभी? अली हैदर और हैदर अली है। हैदर अली आप बताइएगा कौन कौन से फिजिकल हैजर्ड्स आपके ख्याल में हो सकते हैं किसी वर्क साइट के अंदर? जी हैदर अली। सर जैसे वर्कआउट। जी जी अली हैदर, आप या हैदर अली दोनों में से कोई एक चले। हैदर अली आप पहले बोल रहे प्लीज। कि सर जैसे कि वर्क इक्विपमेंट्स कोई भी साइट पर हम काम कर रहे हैं, तो जो
एम्प्लॉयज हैं या जो वर्कर्स हैं उनको जो भी इक्विपमेंट उस एरिया में या जो स्पेसिफिक वर्क लोड पर यूज हो रहा है, तो उनकी इंफॉर्मेशन या फिर उनकी ट्रेनिंग उनको ऑलरेडी होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर असेसमेंट होनी चाहिए उसके हवाले से। हम्म, या फिर फॉर एग्जांपल अगर कंस्ट्रक्शन का एरिया है तो वहाँ हम्म। पर क्या क्या चीज़ें यूज होंगी, किस तरीके से होंगी, वो उनको को कंस्ट्रक्शन गो की थ्रू या साइट पे फिर आइडिया होना कंस्ट्रक्शन चाहिए। की साइट पे किस किस्म की हैजर्डियस सिचुएशन हो सकती है, किस किस्म के हैजर्ड हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे? सर फॉर एग्जांपल जैसे वो एक मशीन होती है जिसमें हम मटेरियल्स मिक्स करते हैं। हाँ, फर्दर मतलब विद इन पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो मैंने नोट किया है कि वो सेफ्टी फीचर्स को उसमें जैसे ग्लव्स पहने, स्पेसिफिक ग्लव्स होते हैं उसके लिए हाँ। मटेरियल्स को मिक्स करने के लिए। और हम्म, फिर वहाँ पर हेड्स भी यूज करते हैं जिसको हम्म, स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन एरिया में यूज करना चाहिए। वहाँ पर हम्म। ऐसे कोई इंसिडेंट्स हो सकते हैं। बिल्कुल सही स्किपिंग आइडेंटिफाई जैसे किया। आपने बताया वो भी हो बिल्कुल। सकती है। मतलब वहां पे इंजरी हो सकती है मिक्सिंग मशीन में, अगर आप वो कंट्रोल मेजर्स, यानी वो सेफ्टी मेजर्स अगर आप नहीं लेते जो आपने बताए हैं कि ग्लव्स पहने हैं, या मतलब एक ट्रेन बंदा वो काम करे, अगर वो ये नहीं करता तो क्या होगा? फिजिकल हैजर्ड क्या है यहाँ पे, उसको इंजरी हो सकती है। मसलन वो हो सकता है जो मिक्सर, जो कि उसमें हीट भी होती है, उसको बर्न की इंजरी हो सकती है, ठीक है ना? उसको जो है वो कोई फिजिकल इंजरी हो सकती है, कोई जख्म हो सकता है, कोई कट लग सकता है, कोई बर्न हो सकता है। इस टाइप की चीजें उसको हो सकती है। इसके अलावा सर मल्टीपल कंस्ट्रक्शन। फिजिकल हाजर्ड जी जी, बिल्कुल मल्टीपल बिल्कुल। फिजिकल हाजर्ड हो सकते हैं, मतलब जैसे अगर वहाँ कोई चीज पड़ी है तो उसका एकदम से मतलब पाँव अटक गया किसी के साथ, तो वहाँ वो मतलब ट्रिप भी हो सकता है, मतलब गिर भी सकता है उसका जो है पाँव लग के किसी चीजों के साथ, या वेरी मतलब गुड। मशीन के अंदर हाथ वगैरह आ सकता है, या कोई भी यस, कील वगैरह चुभ सकता है, इस यस। तरह के डिफरेंट फिजिकल, कोई मतलब चीज वो चीजें जो कि जो जी फिजिकली जो आपको कि नुकसान करती है। यस जी, बिल्कुल। मसलन अगर आप कहीं चल रहे हैं, ऊपर वर्कआउट हाइट हो रहा है, ऊपर से जो टूल गिरा आपके सर में लग गया, तो इसलिए हेलमेट पहनते हैं ना। यस सर वो जो हेलमेट पहने जाते हैं, वो इसलिए पहने जाते हैं ताकि अगर वो अनअटेंडेड कोई टूल ऊपर से गिर जाए, खुदा नाश्ता, वर्कआउट हाइट से, तो वो आपका, क्योंकि हेड इंजरी बड़ी डेंजरस होती है। इसके अलावा जो आपको पता है, हाई विजिबिलिटी वेस्ट पहनी होती है, जैकेट्स जिनको कहते हैं, जिनके ऊपर इल्यूमिनेशन होती है, लाइट होती है, ठीक है, वो दूर से नजर आ जाती है कि यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, वो इसलिए कि कोई सर मतलब। गल्फ कंट्रीज के अंदर जब भी कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम हो रहा होता है तो वो पहले मतलब सारे जो रिस्क्स हैं या जो हैजर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब पहले एक रिस्क असेसमेंट बनाते हैं वहाँ यस कोई सर। भी काम शुरू होने से पहले, कि भाई अगर काम हो रहा है तो उससे मतलब उधर से कैसे कोई चोट लग सकती है, कि अगर कोई इक्विपमेंट इधर उधर पड़ा है तो वो कैसे एक बंदे को हार्म कर सकता है, या यही चीजें, तो फिर उस हिसाब से वो काम करते हैं। यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, तो यही काम आपने भी करना है। इसी तरह वो करते हैं, पहले इन चीजों को लर्न करते हैं, उसके बाद फिर रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस उनको मतलब सिखाया जाता है, और फिर वो प्रैक्टिकली करते हैं उसको काम, ठीक है जी। बिल्कुल। अच्छा, ये हो गया फिजिकल हैजर्ड, आगे चलते हैं हम। अच्छा, अब आ गया केमिकल हैजर्ड। अब आप केमिकल हैजर्ड के बारे में भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करें, बताएं कि केमिकल हैजर्ड किस किस्म के केमिकल हैजर्ड किसी भी वर्क साइट पे हो सकते हैं पॉसिबली। जी हैदर अली। सर एक क्वेश्चन था, जब हम कहीं किसी साइट एरिया पर वर्क करते हैं, हम्म, मतलब माइंड की अगर एक्टिवनेस नहीं होती और उसके थ्रू कोई इंसिडेंट पेश आ जाता है, तो हम्म। वो एज वेल एज फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों होगा। सॉरी, क्या आप बता रहे हैं? दोबारा जरा रिपीट कीजिएगा। जैसे सर, जी सर मैं एग्जांपल दे देता हूँ सुसाइड का, अच्छा कि हम सुसाइड फॉर का। एग्जांपल किसी साइट पर हम वर्क कर रहे हैं। अच्छा। हाँ तो फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई और अपनी मतलब अपनी गुमान में घूम रहा हूँ, कोई स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस हो सकता है या फिर हम्म, वर्कलोड का स्ट्रेस हो सकता है, और हम्म। उससे कोई इंजरी इंसिडेंट वगैरह हो गया, तो वो सर वो फिजिकल में भी लाई करेगा और साइकोलॉजिकल में भी लाई करेगा। एग्जैक्टली exactly। देखा ना, कैसा जबरदस्त आपने पिन पॉइंट किया, बहुत जबरदस्त। बिल्कुल, वो दोनों कैटेगरीज के अंदर फॉलो करेगा। फिजिकली इसलिए कि उसको चोट लगी है, किस चीज से टकरा गया है, एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है ना। और मेंटल प्रॉब्लम इसलिए कि जब आप उसका सोर्स आइडेंटिफाई करेंगे ना, जब उसका आप पाथ आइडेंटिफाई इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि इसके मतलब ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी थी यहाँ पे। तो आप, ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब आप फिजिकल
हैजर्ड है उसको कंट्रोल कर लें, लेकिन जो साइकोलॉजिकल हैजर्ड है उसको कंट्रोल ना करें, तो आप समझे कि एक्सीडेंट रेट कम हो जाएगा। नो, आपको दोनों को कंट्रोल करना होगा, तब आप एक कामयाब हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल होंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त आपने आइडेंटिफिकेशन किया। तो गुड जी। अली हैदर, आप केमिकल हैजर्ड्स के बारे में कुछ बता रहे थे। सर केमिकल हैजर्ड्स के अंदर यही गैसेज वगैरह आ जाती हैं, जैसे अगर फार्मर्स हैं तो वो हम्म। अगर मतलब अपने कोई खेतों वगैरह में कोई फर्टिलाइजर्स वगैरह डाल रहे हैं या कोई एसिड्स वगैरह डाल रहे हैं, तो उनके लिए वो यहाँ नहीं तो दूसरे मुल्कों में तो वो ग्लव्स वगैरह यूज, मतलब फेस मास्क वगैरह यूज करते हैं, जिससे वो मतलब गैसेस जो हैं वो इनहेल ना कर सके और वो इंटरनल अपनी चीजें बचा लें। तो केमिकल हैजर्ड्स वगैरह यही होते हैं कि जो मतलब इंटरनल इफेक्ट ना करें, और बाज़ औक़ात तो ऐसे भी होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं, जो मतलब लग जाएं, जैसे कि अब कोई भी स्किन बर्न जैसे हो गन गई, पाउडर वगैरह देख लें कुछ इस तरह, स्किन बर्न हो गई, या कोई तेजाब गिर गया आपकी या स्किन के स्किन ऊपर, बर्न वगैरह हो जाए, या कोई मतलब एलर्जी वगैरह टाइप हो जाए, एलर्जी तो हो इस गया। टाइप की चीजें केमिकल हैजर्ड्स में आती हैं। यस, आपकी डस्ट है, ये जो डस्ट होती है मैं ये एक भी एग्जांपल केमिकल। दे सकता हूँ। जी जरूर जरूर जरूर, प्लीज, ये आपका सेशन है, सर हम इसलिए ये देखे ना, जी जी इतना सर। अच्छा है, आप कंट्रीब्यूट करें, बोले, बात करें, ताकि आपका नॉलेज और इनहेंस हो। जबरदस्त, गुड, प्लीज बोले। जी सर। सर एक दो दिन पहले हमारा एक साइट पर वर्किंग थी हमारी, जो सल्फर का प्लांट था, SO2 का। तो हम्म। वहां पर भी हमने ये चीज नोट की थी कि प्रॉपर मास्किंग उन मतलब हम तो वहां पर एज ए विजिटर्स गए थे उनकी साइट को HSE के हिसाब से लुकआउट करने या बॉयलर्स की मैन्युफैक्चरिंग देखने। तो प्लांट हम वहां पर इंस्टॉल कर रहे थे, तो उनके दौरान मतलब SO2 एक ऐसा टॉक्सिक मटेरियल है, तो वहां पर उन्होंने फेस मास्क वगैरह कोई भी ऐसी चीज मतलब HSE की रेगुलेशन के हिसाब से नहीं की थी, और ना ही हमें दिया था। ओहो, आपको पता है ये H2S जो है, सॉरी, ये जो गैस होती है, H2S होती है ना, हाँ, ये बेसिकली इसकी तो कोई प्रॉपर स्मेल भी नहीं होती, ठीक है ना। यस सर। और ये इसका पता तब चलता है जब इसका एक्सपोजर आपको हो चुका था। H2S जो होती है, यस इट्स अ सर वेरी एग्जैक्टली। डेंजरस, और ये मतलब डेडली किस्म की गैस है, इससे डेथ हो सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में तो फिर मतलब है कि आपको चांस भी नहीं मिलता ना, तो इसलिए आप इनकी नेचर को सर समझें। सर हम इमीडिएटली, मैं मेरे साथ जो टीम थी, मैंने हम्म। इमीडिएटली उनको मतलब जैसे ही हमें उस चीज की स्मेल आ गई थी ना सल्फर की, मैंने हम्म। इमीडिएटली हमने मतलब मैंने अपनी टीम को कह दिया गया था कि साइड से वापस आ जाते हैं। बिल्कुल। उसी के बाद ये मतलब हमारा ये सीन हुआ था जो मैंने आपको बताया था ना, कि अच्छा हम अच्छा। सेशन एक ट्रेनिंग करवाएंगे HSE से रिलेटेड। तो हम ओहो, मेरी कंपनी में जिसमें मैं काम करता हूँ वहां पर 150K की इन्वेस्टमेंट हुई है वाइल द ट्रेनिंग। गुड गुड, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। देखें, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग से, थोड़ी सी नॉलेज से आप कितनी अपनी लाइफ को सेव कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर आपके नॉलेज में नहीं है, एक चीज आपको पता ही नहीं है कि केमिकल किस किस्म के हैजर्ड कॉज कर सकते हैं, किस किस्म की नोयत होती है इनकी, डेथ कॉज कर सकते हैं, स्किन बर्न कर सकते हैं, ये आपके जो लंग्स का पूरा प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसको डैमेज कर सकते हैं, आपको फॉर लाइफ जो है वो डिसेबल कर सकते हैं, आपकी ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं। तो आप फिर मतलब अगर इन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो फिर आप कंट्रोल मेजर भी नहीं करेंगे। जब आपको पता होगा कि एक ऐसी वर्क साइट है जिसमें कोई केमिकल हेज़ार्डियस एक्टिविटी का एक्सपोजर है, तो बिफोर गोइंग टू एंटर इनटू दैट साइट आप कुछ ना कुछ कंट्रोल मेजर्स उसके अप्रोप्रिएट लेंगे। और अगर कोई नहीं ले रहा होगा तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उनको सजेस्ट करेंगे कि सर यहाँ पे ये चीज होना जरूरी है, इसलिए कि लोगों की जान का मसला है, लोगों की जिंदगी और सेहत का मसला है। अगर आपके वर्कर ही बीमार हो जाएंगे, अगर खुदा रास्ता उनकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी, तो आपके लिए काम कौन करेगा? कौन आएगा ये आपके काम करने के लिए इस फैक्ट्री में? ठीक है ना, जिसकी फैक्ट्री के अंदर डेथ रेट ज्यादा होता है या एक्सीडेंट रेट ज्यादा होता है, वो बदनाम हो जाती है। वो मीडिया ही उसको इतना बदनाम कर देता है कि लोग वहां पे जॉब करने के लिए नहीं आते। लोग थोड़े यार, मतलब इंसान कहता है यार चंद पैसों के लिए, एक सैलरी के लिए मैं अपनी जिंदगी जो है उसको दांव पे लगाऊं। लोग मतलब मरने के लिए तो नहीं जाते ना किसी वर्क साइट के ऊपर। लोग तो अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए रोजी रिस्क कमाने जाते हैं ना। मतलब किसी मरने के लिए कोई भी नहीं जाता किसी भी साइट के ऊपर। इसलिए ये बहुत जरूरी है एम्प्लॉयर्स के लिए। जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो उन वर्क साइट्स को मैनेज करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, ह्यूमन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी ये
फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों की सेफ्टी को सबसे पहले जो है वो प्रायोरिटी के तौर पे मतलब कंट्रोल करें, बेहतर करें। जी हैदर अली, आप कुछ बात करना चाह रहे थे, आपने हैंड रेज किया था। नो नो सर, क्लियर। अली हैदर, अच्छा आप आगे चलते हैं। आज अब आ जाते हैं बायोलॉजिकल हैजर्ड्स। इसके बारे में पहले मैं ही आपको ब्रीफ कर चुका हूँ, तो अगेन इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जी हैदर अली, आप काइंडली इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें बायोलॉजिकल हैजर्ड्स के ऊपर। सर बायोलॉजिकल हैजर्ड्स इसी से, जो मैंने एग्जांपल प्रीवियसली दिया उसी से मेंशन करूंगा मैं, कि हम्म। उससे जो भी मतलब हमारा टॉक्सिक मटेरियल हम किसी साइट पर यूज कर रहे हैं या जिसकी कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली ये एक फिजिकल प्रोसेस है कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसके साथ साथ केमिकल्स के थ्रू हमारा एक बाय प्रोडक्ट भी बनता है या एडिशनल प्रोडक्ट भी बनता है, जो मे भी साइट के हिसाब से हमारा एज अ बायोलॉजिकल हैजर्ड कंसीडर हो सकता है, जिसको यस। हम इनहेल करें और ग्रेजुअली वो हमें मतलब किसी ऐसे हैजर्ड की तरफ या ऐसी इलनेस या रिस्क की तरफ ले जाए जिसका हमें पता भी ना चले। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। जी अली हैदर, आप कंट्रीब्यूट करें कुछ, आप इसके ऊपर रोशनी डालें। सर बायोलॉजिकल हैजर्ड्स के अंदर ये वायरसेस वगैरह आ जाते हैं, बैक्टीरियाज वगैरह, या हम्म। हार्मफुल प्लांट्स वगैरह, या इंसेक्ट्स वगैरह भी आ जाते हैं हार्मफुल, जो कि मतलब इफेक्ट करते हैं बॉडी को, बॉडी के अंदर कुछ उस टाइप के बैक्टीरियाज वगैरह छोड़ते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए। और इसके अंदर इसके अलावा तो मेरे ये ख्याल से स्नेक जो सांप का जहर होता है, ये कौन सा हैजर्ड होता है? बायोलॉजिकल ये ही भी सर होगा, बायोलॉजिकल क्योंकि हैजर्ड ही वो होगा। इसी तरह डॉग बाइट जो होती है, होता है ना, पागल कुत्ता क्योंकि काट लेता है, ऐसे ही है ना? इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स सर जो वो काट जब लेते हैं। काटते हैं तो फिर उनके जो बैक्टीरियाज होते हैं, हाँ, वो वो जब ट्रांसमिट हो जाते हैं। काटते वगैरह इंसेक्ट्स वगैरह, तो फिर उनके जो बैक्टीरिया होते हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं जी। इसी और इसके अंदर तरह फिर कंटेमिनेशन वगैरह भी आ जाती है। अगर कोई चीज ज्यादा देर तक मतलब पड़ी रहे, या वो मतलब ज्यादा देर तक उसे बंदा बंद रखे, तो वो फिर कुछ कंटेमिनेट हो उसके ऊपर भी जाता है, बैक्टीरियाज वगैरह आ जाते हैं जो कि आ जाते हैं, इफेक्ट पैदा हो करते हैं। जाते हैं। यस। इसी तरह रैट्स हैं, आप देखिए ना, रैट्स जो है ये कितने आम हमारे वर्क साइट्स के ऊपर, खास करके जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, इनमें ये चूहों की कितनी बड़ी मिकदार होती है। और ये भी बायोलॉजिकल हैजर्ड्स है कि ये मतलब ट्रांसमिट करते हैं वायरसेस को, मतलब ह्यूमन टू एनिमल टू ह्यूमन, ठीक है ना? तो पता है आपको, जब मैं हेल्थ एंड हाइजीन के कोर्स कर रहा था, उसमें भी पेस्ट कंट्रोल का पूरा एक प्रोसीजर होता है, जो कि आप अपनी फैक्ट्रीज के अंदर, वर्क प्लेसेस के अंदर, फूड सेफ्टी में जब हम पढ़ाते हैं, तो वो पूरा एक प्रोसीजर होता है हाइजीन का, जिसमें पेस्ट कंट्रोल आपको ये मुकम्मल एक उसकी टेक्निक पढ़ाई जाती है कि किस तरह आपने जो होल्स हैं उनको बंद करना है, जो इर्द गिर्द मतलब है कि आपके जहाँ पे पॉसिबिलिटी है, अगर अगर आप मतलब है कि मिसाल के तौर पे अगर कहीं पे आप खुराक खाते हैं, खाना खाते हैं, तो ऐसी जगह पे ना खाएं जहाँ पे मतलब आप उसको क्लीन ना करें। आप सिर्फ फूड जहाँ पे सर्व होता है सिर्फ वहीं पे खाएं। अगर आप ओपन एरिया में खाना खाएंगे तो उसका कोई ना कोई टुकड़ा गिरेगा आपकी खुराक का, उस पे पेस्ट आते हैं, चूहे आते हैं, इस तरह बिल्लियां आती हैं, तो ये फूड के उसके ऊपर आती है, तो उसको कंट्रोल करना भी जरूरी होता है। तो बायोलॉजिकल हैजर्ड्स भी हमारे यहाँ बकसरत पाए जाते हैं, थोड़े नहीं है, बकसरत पाए जाते हैं। और आपको पता है वायरसेस की तो लाखों किस्म की किस्में हैं। आप कोविड की ही स्ट्रीम्स देख लें, आप इसमें कितनी किस्म की जो है वो और खास कर मैंने आपको जैसे बताया था, ओशा के अंदर तीन मेन वायरसेस जो है उनको आइडेंटिफाई किया गया, हेपेटाइटिस ए, बी और सी, और ये जो HIV एड्स है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे वायरसेस होते हैं, सिर्फ यही नहीं होते, इसके अलावा भी बहुत सारे बायोलॉजिकल हैजर्ड्स होते हैं। मसलन ये आपका ये जो डेंगी है, ये भी तो एक वायरस है ना। इसी तरह आपका ये जो स्वाइन फ्लू है, और इस तरह के बहुत सारे, ये जो इवन इन्फ्लुएंजा का वायरस होता है जिससे आपको नजला, जुकाम, खांसी वगैरह होती है, ये भी एक बायोलॉजिकल हैजर्ड है, ठीक है ना? और बायोलॉजिकल हैजर्ड्स तो पूरा वारफेयर का आपका एक पूरा एक मैकेनिज्म बन गया हुआ है ना। अब जो मतलब ये जो दुश्मन फौजें होती हैं, जो फौजें लड़ाई करती हैं, उनके पास बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, वो बायोलॉजिकल वायरसेस होते हैं जो कि
थ्रो किए जाते हैं दुश्मन की फौज के ऊपर, ताकि उसका नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो सके। इसी तरह हमारी वर्क प्लेसेस के अंदर ये जो बायोलॉजिकल हैजर्ड्स की मतलब कैटेगरी है, इसमें बहुत सारे हैजर्ड्स होते हैं। बस ये होता है कि हम चूंकि इसको पढ़े नहीं होते, हमें नॉलेज नहीं होता, इसलिए हम हमारी आंखों के सामने भी वो हैजर्ड होगा लेकिन हमें पता नहीं होगा। मतलब हमारे आंखों के सामने अगर बंदा कोई खांस रहा है, कोई बंदा छींक रहा है, कोई बंदा जो है वो मतलब है कि सिम्टम शो कर रहा है, लेकिन हमें नहीं पता होगा क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं कभी, हमें पता ही नहीं बायोलॉजिकल हैजर्ड भी कोई चीज होती है। अगर हमें पता होगा, अगर हम सेफ्टी के प्रोफेशनल होंगे, तो इस तरह की कोई सिम्टम देखेंगे फौरन उसको कहेंगे यार टेस्ट कराओ अपना, ठीक है ना, अब जाके चेकअप कराओ, और ताकि पता चले कि कहीं पे कोई कंटेमिनेशन तो नहीं हुई, कोई मतलब कोई कहीं से ट्रांसमिट तो नहीं हुआ। आप देन एंड देयर अगर प्रोएक्टिवली उसको कंट्रोल कर लेंगे, उसको आइसोलेट कर लेंगे या उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे ना, तो बाकी लोग उससे बच जाएंगे। वरना क्या होगा कि वो स्प्रेड कर देगा आपकी पूरे वर्क साइट के अंदर, सबको ये प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हो सकती है। तो बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है आपकी पूरी फैक्ट्री के लिए, पूरे प्लांट के लिए। आगे चलते हैं जी। आगे है कैटेगरी हमारी अर्गोनॉमिक्स हैजर्ड्स। जी हैदर अली, ये अब आपका टॉपिक है, अर्गोनॉमिक्स हैजर्ड के बारे में आप हमें ब्रीफ करेंगे। हैदर अली, हैदर अली, कैन यू हियर मी? अली सर हैदर, हैदर अली या अली हैदर? चले अली हैदर आप बोल लें। अली हैदर, असल में आप दोनों के नाम मिलते जुलते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है मुझे भी। एनीवेज, अली हैदर आप बोले। सर एर्गोनॉमिक जी जी प्लीज। एर्गोनॉमिक हैजर्ड्स के अंदर वो भी रेपिटेटिव मोशंस आ जाते हैं। मतलब कि अगर कोई कह लें कि बैठ बैठ के थक गया या कोई पोस्चर वगैरह सही ना हो, तो उसकी वजह से निकलने वाले दर्दें, या मतलब मसल्स की वेयर एंड टियर वगैरह, अगर हम ज़्यादा वेट उठाएं अपनी कैपेसिटी से, तो उसकी वजह से होने वाले जो मतलब मसल्स के वेयर एंड टियर होते हैं, वो चीज़ें। और मतलब जॉइंट्स वगैरह, वो जैसे कहते हैं कि जॉइंट उतर गया उसका, वो चीज़ें, वो ये सारा इकोनॉमिक्स में आ जाता है, जो कि एक ह्यूमन बॉडी को एज वी कैन से दैट दैट अफेक्ट्स आवर मसल्स और आवर मीन डिफरेंट आर्टरीज वगैरह ऑफ टाइप्स यस, एक्सेट्रा। और इसी तरह हमारा जो वर्क स्टेशन होता है उसकी फिटनेस हमारी बॉडी के साथ कैसी है, ये भी इकोनॉमिक्स में आता है। जहाँ पे हम बैठे हैं उस एनवायरनमेंट के अंदर क्या लाइट प्रॉपर है, ठीक है, क्योंकि अगर लाइट कम होगी तो क्या होगा कि आपको कंसंट्रेट करने के लिए, फोकस करने के लिए अपनी आंखों के ऊपर ज्यादा जोर डालना पड़ेगा, फोकस ज्यादा करना पड़ेगा ना। हेलो तो आपकी, सर, मैं ऑडिबल? यस यस जी, हैदर आप बिल्कुल, आवाज आ सर, रही है आपकी, प्लीज जी सर, बोलिए। वो वॉइस नहीं आ रही थी मेरे ख्याल से मोबाइल। आपकी, हाँ मेरा जी जी ख्याल। सर, आप ergonomics, जी हाँ जी सर, अब आप आप, ergonomics पे पूछ लेते हैं। हाँ प्लीज 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 ऐड करें अपना, बोले इस पे कुछ बताएं हमें। सर, ये भी OHS के रिलेटेड है। ये हम बात करते हैं कि जब हम साइट पर किसी वर्कर को कोई वर्क असाइन करते हैं, हमने अंडर ओशा जो चीज़ पढ़ी है कि 20 किलो, 20 केजीज, एटलीस्ट 19 केजीज, राउंड फिगर में 20 केजीज वर्कलोड हम उसको असाइन कर सकते हैं, एज पर हिज एज फैक्टर एंड एज पर हिज वेट गेनिंग कैपेबिलिटीज। और हम उसके रिपीटेशन भी उस हिसाब से उसको नहीं दे सकते कि उसको कोई स्ट्रेस ना पड़ जाए उसके ऑर्गन्स के अंदर, या फॉर एग्जांपल किसी साइड पर वो वर्क कर रहा है तो वहां पर जैसे उसको स्ट्रेस ना पड़े। मसल्स के ऊपर एक होता है मतलब माइंड के जी ऊपर सर। स्ट्रेस पड़ना, उसको हम साइकोलॉजिकल हैजर्ड कहते हैं, ठीक है ना। वो अगर आपके ब्रेन पे, ब्रेन सेल्स के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है तो उसको हम वो कहते हैं साइकोलॉजिकल हैजर्ड। लेकिन जो अर्गोनॉमिक हैजर्ड जी होता सर, है ये एग्जैक्टली आपके एग्जैक्टली मसल्स के, मसल के अंदर जो स्ट्रेस हाँ पड़ता है। हाँ, मसल्स के अंदर आपके जो मसल्स की जैसे दूसरे हैदर ने बताया कि वो वियर एंड टियर होती है, आपकी मसल जॉइंट्स जो है उनकी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये उसके मतलब सिम्टम्स होते हैं, ये उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन उससे पहले हमने ये देखना होता है कि और ये, सर, वर्कलोड का आपने एग्जैक्टली बताया था कि एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है जिस पर हम वर्क अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हाँ, अब ये तो देखिए, ये तो होगी सिम्टम। उससे पहले हमने ये देखना है कि ये जो हैजर्ड है ये जनरेट कहाँ से हुआ, इसका सोर्स क्या है। मसलन किस वजह से जो है वो जो वर्कर है उसके शोल्डर्स के जो मसल्स हैं उन पे स्ट्रेस आया।
अब ये देखना आपका काम है, क्या वो ऐसा तो नहीं है कि आप उसको ओवरलोड वर्क करवा रहे हो, क्या ऐसा तो नहीं है कि जिस जगह पे आप उसको, जिस मशीन के ऊपर काम करवा रहे हैं, उसमें आप उसको बार बार अपना हाथ बहुत ऊंचा उठाना पड़ता हो, रिपीट करना पड़ता हो बार बार। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप उसको किसी ऐसी जगह पे आपने उसके ऊपर बैठाया हुआ है कि जो कि कंफर्टेबल नहीं है, जो मतलब उसकी उस जॉब से फिट नहीं बैठती, ठीक है ना। इसी तरह आप देखें ना, ऑफिस के अंदर ergonomics का बहुत ज्यादा रोल होता है। ऑफिस के अंदर पूरी असेसमेंट होती है ergonomics की, कि आप जिस चेयर पे बैठे हैं वो क्या कंफर्टेबल है, वो एक प्रॉपर पोस्चर के साथ बैठे हैं, क्या आप ब्रेक्स दे रहे हैं अपने वर्कर्स को कि नहीं दे रहे, क्या आप एक जैसे मिसाल के तौर पे आप ये जो बड़े बड़े जो ट्रॉले चलती हैं, ट्रक्स चलती हैं, इनकी जो ड्राइवर्स होते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम ये ट्रेवल करते रहते हैं, 24 24 26 26 घंटे। तो अब क्या होता है कि जब वो ट्रेनें चलती हैं तो उसमें वाइब्रेशन होती है, ठीक है ना, उनमें झटके लगते हैं, और वो वाइब्रेशन जो होती है ना, उनकी होल बॉडी वाइब्रेशन होती रहती है, और उससे उनके इंटरनल बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, उनके स्ट्रक्चर डैमेज हो जाते हैं, ठीक है ना, और उनको कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। ये डायग्नोज तब होता है जब कोई टेस्ट करवाते हैं बेचारे, जब उनको पता लगता है जी कि ये मसला हो गया हुआ है, और उसकी जब आप सोर्स की तरफ इन्वेस्टिगेट करते हैं, आप को जब हेल्थ एंड सेफ्टी के जो लोग होते हैं वो वर्क साइट्स के ऊपर यही चीजें इन्वेस्टिगेट करते हैं कि यार ये हमारे वर्कर को ये प्रॉब्लम हुई है, तो हम ये देखेंगे किस वजह से हुई है, कौन सा हैजर्ड है जिसकी वजह से ये इफेक्ट हुआ है, उस हैजर्ड को, उस सोर्स को आप आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और फिर उसको मतलब आप नेक्स्ट प्रॉब्लम ना हो उसके लिए आप कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करते हैं। मसलन हो सकता है कि उसको आपने वर्कलोड इतना दे दिया हो कि वो उसको पूरा ना कर पा रहा है, आपने उसको जो है टाइम जो है वो दे दिया है, मतलब है कि 6 घंटे का जब काम दे दिया आपने, वो बहुत ज्यादा दिनों का है, तो उसको आपने डेडलाइन दे दी है, उससे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी उसके ऊपर आता है। तो ऑब्वियसली अगर कोई फिजिकल काम कर रहा है, आप ऑयल एंड गैस के अंदर भी ergonomics बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है, इवन कंस्ट्रक्शन के अंदर भी, इवन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मशीनों के ऊपर आपने देखा होगा वर्कर्स जो है वो बेचारे मतलब किस किस एंगल के साथ काम करते हैं, बार बार घूमना पड़ता है, बार बार उठना बैठना पड़ता है, बार बार जो है वो कभी जैसे ये ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, इनके ऊपर जो सामान ऊपर रैक्स के ऊपर रखते हैं, उनको बार बार ओवर स्ट्रेच करना पड़ता है, मतलब हाथ को, अगर कोई बल्ब खराब हो गया, लाइट खराब होती है होगी है, स्टूल रखा है, ऐसे पाँव ऊपर करके उसको जो है ना वो लगाना पड़ता है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज होती है ना, ये बेसिकली आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है वक्ती तौर पे। एक यंग बंदा है ना, उसको शायद इतना अंदाजा नहीं होता, लेकिन जब वो मुसलसल इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हो तो फिर लोग बीमार होने शुरू हो जाते हैं। तो एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर इस तरह की कोई भी एक्टिविटी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही है तो आप उसको आइडेंटिफाई करें, उसको उस कैटेगरी के अंदर जहाँ पे वो हैजर्ड जनरेट हो रहा है, वो उसके मुताबिक कंट्रोल मेजर्स आप वहाँ पे अप्लाई करें। आगे साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स है, जिसका मैं पहले आपको बता भी चुका हूँ। ये बेसिकली आपकी जो मेंटल हेल्थ होती है उससे रिलेटेड है। मिसाल के तौर पे अगर कोई आपको थ्रेट कर रहा है, हरास कर रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसमें जो अंडर दी ड्रग्स और अल्कोहल के जो हैजर्ड्स होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। मसलन अगर कोई फर्ज करो कोई नशा करके आ गया आपकी वर्क साइट के अंदर, ठीक है, और वो क्या होगा कि वो कोई ना कोई मतलब वहां पे हल्ला गुला करेगा, कोई गुलगुबाड़ा करेगा, ठीक है ना, थ्रेट करेगा लोगों को, या गाली गलौज करेगा, या लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करेगा। वो क्यों? इसलिए कि उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ हुआ है। तो आप उस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को हमने कंट्रोल कैसे करना है। मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसे आपके फैक्ट्री के अंदर ऐसे वर्कर्स हैं जो नशा करके आ जाते हैं, है ना, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि जी ये ड्रग्स के असर के नीचे होते हैं, इस वजह से ये झगड़ा करते हैं, तो आप वहाँ पे कोई पॉलिसी बना सकते हैं, प्रोसीजर बना सकते हैं कि जी ड्रग यहाँ पे प्रोहिबिटेड है मुकम्मल तौर पे, ठीक है ना। आप वहाँ पे कोई मॉनिटरिंग प्लेस कर सकते हैं। तो जब तक आप कैटेगराइज ना कर सके प्रॉपर तौर पे हैजर्ड को, तब तक आप उसको